पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था, सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? सरस्वती सेन का संबंध जो है ये कथक नृत्य से है। कथक नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये आपका उत्तर भारत का नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर भारत का नृत्य है कथक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको जानकारी रखना है कि कहाँ का कौन सा नृत्य है, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, सतरिया असम, ओडिसी ओडिशा और कथक नॉर्थ इंडिया। तो ये आपका जो है शास्त्रीय नृत्य का फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सरस्वती सेन का जो है, ये सरस्वती सेन जो है ये बेसिकली लेडीज है, सरस्वती सेन है ना। तो ये जो है आपका जो बिरजू महाराज हैं उनके शिष्या भी रही है, यानी बिरजू महाराज सरस्वती सेन के जो है गुरु हैं। और बिरजू महाराज को तो सभी जानते हैं, कथक के महान मतलब नर्तक हैं। और ये आपका लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 3 शॉर्ट चीज़ बताया है कि अगर कथक नृत्य का जो कैरेक्टर है अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है अगर घराना उनका पूछ रहा है तो लखनऊ घराना बताओ। कोई भी कैरेक्टर अगर तबला बजाता है याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो बनारस घराना बताओ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अधिकांश कैरेक्टर जो है आपका किराना घराना से ही संबंधित होता है, ऐसा आज तक मैंने रीड किया है। इसके अलावा भी है कई बातें हैं, है ना। इसके अलावा जो सुजाता महापात्रा है इस फॉर्म में, गुरु केलुचरण महापात्रा है, ये सब आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी से और भी है, सोनल मान सिंह है, संजुक्ता पनिगिरी है, इंद्रानी रहमान है। इंद्रानी रहमान का नाम भी रखेंगे याद, है ना। इंद्रानी रहमान पूछा गया है, ये भी आपका ओडिसी से संबंधित है और ये भारतीय मूल के साथ इनकी नागरिकता जो है विदेशों से भी प्राप्त है। इसके अलावा झावेरी बहनें, ये भी आपका मणिपुरी से है और रेड्डी फैमिली कुचिपुड़ी से है। रेड्डी फैमिली में कई आ जाएंगे, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। झावेरी बहनें में भी कई आ जाएंगे, दर्शना, नैना, सुवर्णा। और जो भी आपका सिंह टाइटल होता है जनरली आपका मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित होता है। अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आप इसे तुक्का मार सकते हो। इसके अलावा जो आपका महाराज सरनेम होता है वो ज़्यादातर कथक से ही संबंधित होता है, जैसे बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, है ना। गुदई महाराज तो तबला से हैं, इस प्रकार से, है ना। तो महाराज वाला जो हो गया कथक से आप रिलेट कर सकते हो अगर एग्जाम में याद नहीं है और 2 में से एक को सिलेक्ट करना है तो। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपसे पूछा गया था, प्रैक्टिस सेट के दौरान मैंने इसका पूरा इतिहास निकाल के रख दिया था। देखिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे भाई का आज एग्जाम है, उसे एग्जाम दिलाने ले जाना है, इसीलिए आज ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट आप इस वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं और जो है सो मैं मौखिक रूप से ही बता रहा हूँ। तो आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, दूसरे शिफ्ट में जो वीडियो लाऊंगा उसमें सारा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही मिलेगा, डोंट वरी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था और स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। लेकिन वर्तमान में इसका नाम मोदी गवर्नमेंट ने बदल के रख दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। यही और रामगंगा नेशनल पार्क है जहां से आपका अलकनंदा और भागीरथी जब फॉर्मेट करता है गंगा का देव प्रयाग में। कहाँ पे मिलती है गंगा, कहाँ से कहलाती है? देव प्रयाग में। इससे पहले कौन 2 नदियों का ये धारा आता है यहाँ पे? तो अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी की जो संयुक्त जलधारा एक जगह मिल जाती है और जगह का नाम है देव प्रयाग। यहाँ से आपका गंगा बन जाता है उत्तराखंड में। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उत्तर की तरफ से रामगंगा नदी आके मिलती है जो गंगा की प्रथम सहायक नदी भी बनती है। और ये रामगंगा नदी इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या यूं कहे तो वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है। इस प्रकार गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा ही होती है ना। तो ये भी आपको कई बार सीजीएल वगैरह की एग्जाम में देखा गया है कि उत्तर के तरफ से गंगा में आके मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा। क्योंकि गंगा नदी से आपको उत्तर की तरफ से कौन सा मिलता है, दक्षिण की तरफ से कौन सा मिलता है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो रामगंगा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, इस प्रकार के आपके सरयू हो जाएंगे, घग्गर हो जाएंगे, गोमती हो जाएंगे, है ना। ये सब जो है उत्तर की तरफ से आके मिलते हैं। महानंदा हो जाएंगे जो इंडिया में लास्ट है, ये भी उत्तर की तरफ से ही मिलते हैं। दक्षिण की तरफ से जो है आपका कर्मनासा हो जाएगा, सोन हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा, इसके अलावा अजय नदी हो जाएगा। ये सब आपके दक्षिण के किनारे से आके जो है गंगा में समाती है ना। तो ये सब कुछ बातें जरूर ध्यान रखेंगे। गंगा की जैसे ही फॉर्मेशन होती है वैसे ही फिर विभाजन हो जाती है इंडिया के ही अंदर। जैसे ये कोलकाता में पहुंचता है तो जो एक धारा बन गया था फिर से 2 धारा में बट जाती है। एक धारा को हम कह देते हैं हुगली और एक धारा जो है बांग्लादेश में चला जाता है जिसे पद्मा कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गंगा जैसे दो नदियों की जलधारा से मिलकर बनी होती है, अंत में 2 जलधारा में फिर से बट जाती है। जो ऐसे आ जाती है ये आपका हुगली हो जाता है, ऐसे मुड़ता है, और जो ऐसे सीधे चली जाती है ये पद्मा हो जाता है, जो बांग्लादेश में जाके अंततः
कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये थे गंगा नदी ने मतलब तंत्र। मैंने 2 मिनट में यहाँ पे सारे सहायक नदी वगैरह को समझाने का कोशिश किया है। साथ ही साथ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाता है तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी होती है। सोन नदी के कई बार में ये पूछा गया है कि गंगा में कहाँ पर आके मिलती है, तो आप बताएंगे आरा और पटना के बीच में एक कोइलवर नामक स्थान है, वहां से थोड़ा ही पहले ये जो है गंगा में समाती है, दक्षिण की तरफ से आके मिलती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन को नेशनल जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा जो है राष्ट्रीय नदी है, और ये सबसे लंबी नदी भी है इंडिया के अंदर। 2525 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसके अलावा गंगा के बारे में और भी क्या है, चलिए अब जो याद आएगा बाद में बता देंगे। इतना काफी है गंगा नदी तंत्र से। अभी तो नदी तंत्र से क्वेश्चन हालांकि इसमें देखने को नहीं मिला है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है मोस्ट पॉपुलेटेड आपका स्टेट पूछा था। एक लड़का बोल रहे हैं कि 2011 में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री पूछा था, जिसमें जापान, चाइना, इंडिया भी था ऑप्शन में। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री पूछा गया है तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और ये आज से नहीं, आज से 100 साल के बाद भी जनगणना होगी तो यही आंकड़ा रहने वाला है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये तो पूछने की बात ही नहीं है। अगर दूसरी लड़का की बात करें जो बोल रहे हैं कि जापान था ऑप्शन में, चाइना था ऑप्शन में, इंडिया था ऑप्शन में, और एक अदर कंट्री था ऑप्शन में, और पूछा था कि अकॉर्डिंग टू मतलब 2011 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, तो इस मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है चाइना हो जाएगा। हालांकि अब जो जनगणना की रिजल्ट आएगी उसमें हम जो है आगे निकल गए हैं। यहाँ तक कि अनुमान लगाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि हमारा जो पॉपुलेशन है 1.42 है ना, अरब के करीब पहुंच गया है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम पॉपुलेटेड जो स्टेट है आपका इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है, सिक्किम है। सिक्किम के बारे में मैंने 3 चीज बताया है, सबसे कम ग्रामीण पॉपुलेशन, सबसे कम ओवरऑल पॉपुलेशन, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन। ये तीनों में सिक्किम ही अपना वर्चस्व रखा है। इसके अलावा सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर है। एक बच्चे आज कमेंट किए थे कि सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन गोवा के अंदर है ना सर, तो मैंने आपको बता दूं सर कि मैंने आपको बताया भी है कि गोवा के अंदर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। और मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था कि गोवा में मान लीजिए 100 आदमी रहते हैं टोटल, तो इसमें से जो है 20 आदमी मान लीजिए तत्काल 20 आदमी जो है आपका शहर में रहता है, तो 20% हो गया। अब महाराष्ट्र में जो है 100 महाराष्ट्र में जो है 1000 आदमी रहते हैं, 1000 आदमी रहते हैं, यहाँ पे 20% हो गया। यहाँ पे 1000 आदमी रहते हैं और इसका मान लीजिए कि 100 आदमी रहते हैं आपका कहाँ पे, शहर में, तो ये 10% ना हुआ। तो परसेंटेज के हिसाब से गोवा ज्यादा है अर्बन पॉपुलेशन में, और ओवरऑल अर्बन पॉपुलेशन में महाराष्ट्र ज्यादा है। चीजों को तोड़ तोड़ के समझिए नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाती है। समान नागरिक संहिता जो अधिनियम है ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल 44 में है, और हमेशा फंक्शनल कहाँ रहता है, तो गोवा के अंदर रहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 मैंने आपसे कहा है मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व, इन दोनों के आर्टिकल ही आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी यूं कहे तो 1 से लेकर है ना 51 तक के आर्टिकल को आपसे अच्छे से रीड करना है ना। तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 गोहत्या पे निषेध है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का जो है विभाजन है या पृथकीकरण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है जो आपके संविधान संशोधन 42वां 1976 स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, लेकिन जब जोड़े गए थे तो 10 है। ये संविधान के भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के ए में वर्णित है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे है ना। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन किस स्टेट से बिलोंग करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो लवलीना बोरगोहेन जो है ये आपका महिला मुक्केबाजी से संबंधित है। और अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो, कि दिल्ली में जो संपन्न हुआ है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, यहाँ पे इंडिया को जो है महिलाओं ने 4 गोल्ड दिलाया है। बड़ी अच्छी बात हो जाती है और गर्व की बात हो जाती है जब गोल्ड आता है हमारे देश में, है ना। और जब अपना खुद ही मेजबानी हो और जीते तो और मजा डबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 4 गोल्ड जीता था। इन चारों गोल्ड जीतने वाली महिलाओं का नाम, इनके स्टेट, ये सब आपको जरूर याद होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन अगर करंट फॉर्म में नहीं बनेगा तो मतलब स्टैटिक्स फॉर्म में जरूर बना के आपसे पूछा जाएगा। और यही हुआ है, यहाँ पे करंट से नहीं पूछा है, इसके बारे में जो है इनका एड्रेस पूछ लिया है। देखिए लवलीना बोरगोहेन जो है ये भारतीय महिला मुक्केबाजी है, इनका पेशा पूछा है। हाल में ही संपन्न विश्व मुक्केबाजी महिला
चैंपियनशिप 2023 में जो है इन्होंने गोल्ड जीती है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 भारत के दिल्ली में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे 4 गोल्ड जो है इसमें से एक स्वीटी बुरा ने जीता है, नीतू घनघास ने जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने जीता है और निखत जरीन ने जीता है। निखत जरीन के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है और कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये तेलंगाना से बिलोंग करती है और ऑब्वियसली ये इन्होंने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो बॉक्सिंग से ही बिलोंग करती होगी। इसके अलावा आपसे एक कैरेक्टर का और पूछा जाता है कि ये किस खेल से है, अदिति अशोक, तो ये बताना गोल्फ से संबंधित है, क्योंकि गोल्फ के खिलाड़ी इंडिया में बहुत कम है और गिने चुने हैं। फार्मूला 1 रेस का जो है नारायण कार्तिकेयन, गोल्फ का, ये सब जो गिने चुने खिलाड़ी है, भवानी देवी तलवारबाजी, तो इन लोगों को अवश्य ध्यान रखें क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा लवलीना जो है ये भारतीय राज्य असम से बिलोंग करती है, तो बता ही दिया। हिमा दास का आपने नाम सुना होगा, ये भी असम से ही बिलोंग करती है। मीराबाई चानू जो है आपके मणिपुर से बिलोंग करती है, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंग्रेजी में एक प्रश्न आया था, फिट एज अ फिडल इडियम, है ना, तो फिट एज अ फिडल का मतलब होता है काम करने की स्थिति में होना, पूर्णतः स्वस्थ होना, स्ट्रांगली होना, वेल माइंडेड होना, है ना। तो ये आपका इस प्रकार के जो भी ऑप्शन मिलता जुलता होगा, क्योंकि एक जैसा मैं बोल रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं भी रह सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में आपको लैंग्वेज घुमा के आपको परखना होता है कि इसका क्या मीनिंग करीब करीब आ रहा है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा करीब होता है वो आपको आंसर मारना होता है। तो टोटली हेल्दी आता है इसका ओरिजिनली, इससे मिलता जुलता जो भी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनलेस का जो है एक ईडियम आया था कि भाई किस ईडियम का जो है, देखिए एक सेंटेंस दिया था, इसमें जो है खाली जगह पे अनलेस लिखा था। अब इस खाली जगह पे आपको ईडियम फिट करना था, तो जिस ईडियम का अनलेस जो है आपका मीनिंग आता होगा वो आपको यहाँ पे फिट करना था। जैसे वर्ड में ले ले तो अब्सोल्यूट जो होता है उसका भी मीनिंग अनलेस ही टाइप से हो जाता है। जैसे जो पुरातन हो गया है, जो प्रचलन से बाहर हो गया, उसे अब्सोल्यूट कहते हैं। जैसे आजकल एयर कंडीशन के जगह पे पंखा की क्या औकात है, तो पंखा अब्सोल्यूट लगता है एयर कंडीशन के जगह पे। तो ऐसे कुछ शब्द थे जो आपको फिट करने थे, ये आपको देखने को मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र, मैंने कल ही बताया था, काला जवान है मेरा, कल बताया था कल महाराष्ट्र से पूछा जाएगा, और आज महाराष्ट्र का जो है लावनी नृत्य पूछा गया है। मैं आपसे बताया था कि ना कल महाराष्ट्र से पूछा जाएगा, तो ये आज लावनी पूछा गया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के जो अन्य है लावनी, तमाशा, फुगड़ी, कोली, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, रंगोली, बर्ली पेंटिंग, ये सभी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। काला घोड़ा महोत्सव लेटेस्ट वाला त्योहार है ना, काला घोड़ा महोत्सव, ये भी आपका महाराष्ट्र से ही संबंधित है। महाराष्ट्र में और जो जगह है, महाबलेश्वर है, एलिफेंटा है, अजंता है, जंजीरा का किला है जो अभी अभी सीजीएल में पूछ दिया गया था, एकदम छोटकू सा किला है, अलीबाग के पास है। महाराष्ट्र में पनवेल एक जगह है, उससे थोड़ी सी दूर पर अलीबाग है, वहीं पे जंजीरा का किला है, और ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र के अंदर जो है क्या बोलता है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ये सब आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कोशिका भित्ति जो सेल वाल है, ये आपका जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बड़ा यही रीजन है कि पादप कोशिका में आपका सेल वाल पाया जाता है, पादप कोशिका में आपको क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये तो डिफ्रेंशिएट करने की बात हो गई। यहाँ पे जो है कोशिका भित्ति का बेसिक कार्य क्या है ये पूछ दिया है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो जंतु कोशिका होती है इसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम है ना, लाइसोसोम, तो इन सबको जो है अपने आकृति अपने जगह जो है स्थिर रखने के लिए कौन सा चीज उपयोग होता है, तो कोशिका द्रव्य जो होता है ये सबको अपने जगह से हिलने नहीं देता है, नहीं तो ये तो सब जगह सब मिल जाएगा तो सब दही बना देगा। इसीलिए इसमें एक द्रव रहता है जो अपने अपने जगह पे, मान लीजिए कि इसमें एक हलवा रख दिया और इसमें जो है आप कैंडल घोप रहे हो, जैसे बर्थडे मनाते हैं, तो अपने अपने जगह से हिलता नहीं है, ये द्रव रहता है। तो उसी प्रकार से ये जंतु कोशिका के अंदर काम करता है। तो कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका के अंदर काम करता है कि उसको आकार प्रदान करता है, एक शेप में रखने का जो है काम करता है। तो ये आपका इस प्रकार से जो भी ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है, ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका भी होता है। मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंस अंतर है, लेकिन मैंने आपको याद रखने के लिए देहाती लैंग्वेज में समाया है, बताया है कि जो भाई प्रोकैरियोटिक है ये हमेशा गरीबी में जीता है, इसके पास हमेशा कमी ही रहता है अधिकांश चीज का, यूकैरियोटिक के पास भरा हुआ रहता है। इतने ही बात अगर आपको ध्यान है तो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना लेंगे, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो।
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है आपसे पूछा गया है। 14 से लेकर 18 मौलिक अधिकार के जो भी आर्टिकल है आपको ध्यान रखना है। 14 से लेकर 18 जो है समानता का है। 17 में जो है अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत है, ये इसी के बीच में आ जाएगा। 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। 20 सजा आदि के मामले में छूट है। 21 निजता का अधिकार, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। 22 भी सजा आदि से मामले में छूट से थोड़ा सा रियायत देता है। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 जो है मतलब जबरदस्ती काम कराना या फिर बंधुआ मध्य युद्ध के जैसे ट्रीट करना या फिर मानव तस्करी पे रोक लगाना या बलात्श्रम कह सकते हैं इसे, इस पे निजात दिलाने के लिए आपका आर्टिकल 23 है। 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कल कारखाने में काम पे नहीं रखा जाएगा। 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 28 और 29 जो है अल्पसंख्यक हित है। और आर्टिकल जो 32 है संविधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। और ये आर्टिकल 32 को आप और भी याद रखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं इसी से। इसके अलावा आर्टिकल 32 के तहत ही कोई भी आम आदमी मौलिक अधिकार के हनन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने सब बता दिया जो यहाँ पे लिखा है, यही चीज सब मैंने अभी बताया है। इसके अलावा एक प्रश्न देखने को मिला कि शीश महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया है। देखिए शीश महल का निर्माण, शीश महल जो है कई जगह पे है, जैसे जयपुर में है, उस समय लाहौर में बनाए गए शीश महल कई शासक ने बनवाए, है ना। तो जो मुगल में बनवाए ये इनका नाम आता है शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया था आपका क्या, शीश महल। ये कब बनाया थे, 1631 में। अगर आपको कोई शाहजहां का कार्यकाल पूछे कि भाई कब गद्दी पे बैठा तो बताइएगा 1627, क्योंकि 1605 से 1627 तक जो है जहांगीर जिंदा रहा। ठीक है, तो ये रहे। इसके बाद शाहजहां आए, इसके बाद औरंगजेब वगैरह आए, और जहांगीर से पहले जो है अकबर आए, अकबर से पहले हुमायूं आए, हुमायूं से पहले बाबर आए, और बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। दिल्ली सल्तनत के पहले मोहम्मद गोरी का आतंक था। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो सब चीज को खंगाल डालेंगे और बहुत सारे चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो 1605 से 1627 तक जहांगीर मतलब किसका, जहांगीर का रहा। और जहांगीर जब टपका तो शाहजहां आ गए, है ना। तो शाहजहां का 1627, इसी बीच में 1631 में शीश महल का निर्माण करवाया। वैसे भी शाहजहां के शासन काल को मुगल काल के स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य मतलब बड़े बड़े नक्काशी, बिल्डिंग वगैरह जो मतलब धरोहर टाइप के चीज है, ये उन्होंने बहुत बिल्डिंग वगैरह बनाने में जो है इंटरेस्ट लिए थे। इसके अलावा जो अकबर के शासन काल है उसमें जो है मुगल काल के ओवरऑल स्वर्ण काल कहे गए, क्योंकि उसमें जो है न ज्यादा किसी से मतलब झगड़ा न किसी से लड़ाई, मतलब होता था लेकिन कम, मतलब इन लोग इतने नहीं थे कि भाई अकबर के काल में जो है ओवरऑल स्वर्ण युग कह सकते हैं। और जहांगीर के स्वर्ण काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहते हैं। मुगल काल की बात बता रहा हूं, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो शीश महल जयपुर के अंदर है, ये जयसिंह ने बनवाया था। देखिए कल आपको उदयपुर पूछा गया था और जयपुर पूछा गया था कि निर्माण किसने करवाया। तो उदयपुर का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था और जयपुर का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। जयपुर में हवाई महल भी है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि हवाई महल में कितने खिड़कियां है, ये स्टेट लेवल के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पूछने को कुछ भी आ सकता है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में दोस्तों। जो भी प्रश्न छूट गया मैं सेकेंड शिफ्ट वाले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।